तो आज भस्मा और जो दिल्ली का लोहा स्तंभ है, जो आयरन पिलर है, उसकी केमिस्ट्री का थोड़ा सा डिटेल हम लोग और जानेंगे। तो अगर कंपेयर किया जाए द डिफरेंस बिटवीन भस्मा प्रिपरेशन और मॉडर्न नैनो पार्टिकल सिंथेसिस में, तो एक जो मेजर डिफरेंस है दैट इज़ बायोकम्पैटिबिलिटी और ग्रीनर मेथड्स। आज हम बहुत सी बात करते हैं कि ग्रीन मेथड्स और ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी, बट प्रोबेबली जो वैदिक पीरियड के भस्मास थे उसमें ग्रीनर अप्रोच को बहुत ज़्यादा यूज किया गया है। जैसे मेटल्स के साथ आइदर डिफरेंट टाइप के ऑयल्स जो कि नेचुरल ऑयल्स थे, या काऊ यूरिन या बटर मिल्क को यूज किया गया, या हर्बल जूसेस को यूज किया गया, वाटर को यूज किया गया। तो एक तरह से कम्प्लीटली बायोकम्पैटिबल मेथड था। जबकि मॉडर्न नैनो पार्टिकल सिंथेसिस में जनरली हम स्टार्टिंग में ही बेस को यूज करते हैं जो कि रिलेटिवली हायर पीएच पे रहता है। तो ये मेथड अगर ग्रीनर के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वैदिक पीरियड बहुत ही ग्रीनर अप्रोच को यूज कर रहा था। अब जैसा मैंने पहले ही कहा है कि जो दो मेन प्रोसेस थे, एक स्टेप था शोधना एंड द अदर वाज मारणना। मीन्स हिंदी का अड़ा है इसमें लास्ट में। ये दो स्टेप थे और दोनों ही स्टेप्स में मेटल को इस तरह से चेंज किया जा रहा था कि अल्टीमेटली वो एक पाउडर के फॉर्म में चेंज हो जा रहा था। और उसमें डिफरेंट स्टेप्स थे जिनके बारे में हम लोग ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस भी कर चुके हैं। तो जो स्टेप्स थे, शोधना जो फर्स्ट स्टेप था, उसमें हम 3 स्टेप की बात कर रहे हैं। हीट ट्रीटमेंट, फिर क्वेंचिंग और क्वेंचिंग प्रोसेस का रिपीटेशन। मतलब बेसिकली यहाँ पे 2 प्रोसेस हैं, एक शोधना है या शोधन और दूसरा मारण। तो जो शोधन प्रोसेस है इसमें 3 स्टेप है। द फर्स्ट वन इज thermal treatment, the another one is try to quenching with some oil and then repetition of that process। और अगर इसके डिटेल की बात की जाए तो जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, तो द मेन पर्पज ऑफ दिस प्रोसेस इज कि जो उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं वो दूर हो जाए। इम्प्योरिटीज़ दूर हो जाने का मतलब ये है कि अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डस्ट है, ये चीज़ें सेपरेट आउट हो जाए, ग्रीस है या सॉइल से रिलेटेड और चीज़ें हैं वो चीज़ें अलग हो जाएं, या कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं जो लो टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाए, तो वो चीज़ें ईज़िली सेपरेट आउट हो जाए। उसके बाद जो मेटल है इसको छोटे छोटे पीसेस में एक हाई टेम्परेचर तक हीट किया जाता है। अब हीट करने के बाद क्या होता है कि जो अनवांटेड थिंग्स होते हैं, जैसे मान लिए कैल्शियम कार्बोनेट है तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो हाई टेम्परेचर पे जाने के बाद हम थर्मल शॉक देते हैं। थर्मल शॉक का मतलब क्वेंचिंग का प्रोसेस। हम कोई ऑयल लेंगे, नारियल का तेल ले सकते हैं, सीसम ऑयल ले सकते हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ें ली जाती हैं और थर्मल शॉक देते हैं। मतलब हाई टेम्परेचर सब्सटेंसेस आर पुट इन ऑयल। अब जब हम ऑयल में डालते हैं
तो तुरंत क्वेंचिंग होती है, मतलब नॉर्मली उनका टेम्परेचर लो हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर की चीज़ को तुरंत लो टेम्परेचर ले आते हैं, फिर से हाई टेम्परेचर की चीज़ को लो टेम्परेचर। इस प्रोसेस को बार बार, जो थर्मल शॉक है, इसको बार बार रिपीट किया जाता है। पर्पज ये होता है कि इससे जो क्रिस्टल के जो डिफेक्ट्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं। जैसे क्रिस्टल में अगर कोई कमी होगी या क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर में कमी होगी, तो बार बार जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है, जो आजकल की डेट में हम केमिस्ट्री में क्रिस्टलाइजेशन करते भी हैं, वो बहुत अप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बहुत अप्रोप्रिएट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसकी, वो काफ़ी बेहतर हो जाती है इस थर्मल शॉक के बाद। तो बेसिकली आप हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्वेंचिंग कर रहे हैं, और ये जो थर्मल शॉक है इसको रिपीट कर रहे हैं। क्वेंचिंग मीडिया जो यूज किया जाता है वो मैंने पहले बताया था कि डिफरेंट ऑयल्स ले सकते हैं आप। कोकोनट ऑयल, सीसम ऑयल है, अदर ऑयल्स, काऊ यूरिन यूज होता है, कांजी, रेडिस रेडिस एक्सट्रैक्ट यूज होता है, बटर मिल्क यूज होती है। और बेसिकली जो थर्मल शॉक रिपीटिटिव होता है उससे आपका सरफेस एक्टिवेशन बहुत अच्छे से चेंज हो जाता है, विच इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस वन। अब जो दूसरा स्टेप है वो होता है मारण। यहाँ पे हिंदी का अड़ा है लास्ट में। तो जो मारण होता है उसमें मैंने कहा था कि आपके जो स्टेप हैं वो कई स्टेप होते हैं। तो पहला शोधन, दूसरा मारण या जारण भी कहा जाता है। अब इसके स्टेप है भवाना, पैलेट फॉर्मेशन जिसको चक्रिका कहा जाता है, फिर सरण संपुता, फिर पुट सिस्टम या पुट फॉर्मेशन। तो जो पहला स्टेप है इसमें भवाना, दैट इज ट्राइटुरेशन, then pallet formation, and then सर्वणा संपुता। तो इसका मतलब क्या है कि जो पहला स्टेप है, ये जो मेटल था आपका, इसको हम किसी हर्बल एक्सट्रैक्ट के साथ मोटर और पेस्टल से, मोटर पेस्टर से कूटते हैं या छोटे छोटे पीसेस में चेंज करते हैं। जनरली ये जो प्रोसेस ग्राइंडिंग की होती थी, ये 3-4 दिन या 7-7 दिनों तक चलती थी। और जो हर्बल एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता था, जैसे त्रिफला, एलोवेरा जूस या डिफरेंट प्लांट जूस या हर्बल एक्सट्रैक्ट, इस तरह की चीज़ें यूज की जाती थी। उसके बाद जब आपका ये प्रोसेस हो जाता है, तो सेकंड प्रोसेस में हम इसके बाद छोटे छोटे पार्ट वो करते हैं, यानी कूटने के पश्चात, ग्राइंडिंग के बाद छोटे छोटे पार्ट बन जाते हैं, तो स्मॉल पैलेट्स बन जाते हैं। और फिर उन्हें हम पॉट में रख के, मतलब पॉट में रख के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर, जैसे ये सर्वण संपुता, एक पॉट होता है जिसमें नीचे मेटल मिक्सचर होता है और ऊपर वो सील्ड होता है। अब इसमें हम एक टेम्परेचर और प्रेशर देके इसको हीट करते हैं। तो पर्पज क्या होता है इस प्रोसेस का? इस प्रोसेस में आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो लैटिस इस तरह से चेंज हो जाएगा कि वो छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाएगा। यानी सर्वण संपुता में आपका जो पार्टिकल थोड़ा सा टिनी पार्टिकल था, अब वो टुवर्ड्स नैनो आ गया। अब इसमें जो लास्ट है पुता, इसमें आप उसको डिफरेंट टेम्परेचर पे हीटिंग प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट टेम्परेचर के मतलब आउटर लेयर का टेम्परेचर अलग होगा,
मिडिल लेयर का टेम्परेचर अलग होगा, लोअर लेयर का टेम्परेचर, मतलब माइल्ड, मॉडरेट एंड हाई टेम्परेचर, जिससे कि उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज होती है और अल्टीमेटली वो एक फॉर्म में आ जाता है जिसको हम कहते हैं कि मेटल पाउडर के फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं भस्म। अब ये जब आपका भस्म के उसमें आ जाता है तो बेसिकली कुछ क्वालिटी टेस्ट आपके किए जाते हैं, मतलब जो हम क्वालिटी टेस्ट करते हैं उनके आपको नाम बताए जाते हैं, जैसे वरित्र। तो वरित्र का मतलब होता है कि इसकी सॉल्युबिलिटी को टेस्ट किया जा रहा है पानी में। वरित्र मीन्स चरित्र, तो इसकी सॉल्युबिलिटी को चेक किया जा रहा है कि वह, तो भस्म मतलब क्या, आपने पाउडर बना दिया और अगर ये पानी में डिज़ोल्व हो जा रहा है तो यानी ये आपका दवा के फॉर्म में हो गया। एब्जॉर्प्शन, जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन होगा वो अच्छे से होगा, तो यानी ये अच्छी क्वालिटी का भस्म बन गया है। नहीं घुल रहा है, नहीं डिज़ोल्व हो रहा है, इट मीन्स ये टेस्ट आपका क्वालिटी कंट्रोल फेल हो गया। दूसरा है रेखापूर्ण। अब जो रेखापूर्ण टेस्ट है, इसमें आप उसमें स्मॉल लाइन बनाने की कोशिश करते हैं भस्म में, बहुत पतली पतली। अगर वो रिटेन रहती है विथ स्पैन ऑफ टाइम, इसका मतलब आपने काफ़ी स्टेबल बनाया है। तीसरा है निश्चिद्रव्य या निश्चिद्रत्य, इसका मतलब मेटालिक लक्सचर या साइनिंग नहीं बची, विच इज़ द रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर लक्सचर है, मेटालिक साइनिंग है, इट मीन्स भस्म नहीं सही बना है। और चौथा है अपुनर्भाव, इसका मतलब अपने पुनर्भाव में नहीं आना चाहिए, यानी वापस अपने इनिशियल फेज में नहीं आना चाहिए। कोई भी मैटर किसी भी चीज़ से मिलके वो अपने प्राइमरी स्टेज में नहीं आना चाहिए। तो ये चार इनके क्वालिटी टेस्ट होते थे जो कि उस समय किए जाते थे। तो बेसिकली दो प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस है आपका शोधना, दूसरा प्रोसेस है मरणना, जिसमें कि आपके 3 स्टेप्स हैं मरणना में, और जो 3 स्टेप हैं उसमें तीनों स्टेप में फर्स्ट स्टेप में आप ट्राइटुरेशन करते हैं, मतलब ग्राइंडिंग, मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग। सेकंड में पैलेट फॉर्मेशन होता है। थर्ड में एक सील्ड क्रूसिबल में एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे आप कंट्रोल्ड साइज में, स्मॉल साइज में चेंज कर देते हैं। और चौथा पुता, जो कि कई बार रिपीट किया जाता है, माइल्ड, मॉडरेट या हाई टेम्परेचर पे आप उसको गर्म करते हैं। तो दिस इज़ द केमिस्ट्री ऑफ द भस्म। अब हम आते हैं आपके जो सेकंड है, जब हम आयरन पिलर की बात करते हैं। बेसिकली आयरन पिलर आपका दिल्ली में है, जो 3rd सेंचुरी में गुप्तास पीरियड में बनाया गया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के पीरियड का है। इनिशियली कहा जाता है बिहार या एमपी में था, वहाँ से शिफ्ट किया गया था दिल्ली में। बेस्ट पार्ट इसका है मोर देन 1600-1700 ईयर हो चुके हैं, बट इस पे अभी भी कोरोजन नहीं हुआ है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, ऐसा क्यों है और मतलब क्या रीज़न है इसका इस चीज़ में। तो इस पे 3 जगह के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, मतलब मेनली आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली और बार के साइंटिस्ट ने उसके कुछ रीज़न बताया है। पहला, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव मिसा वाइट लेयर है। सेकेंड, फास्फोरस और सल्फर का कंटेंट क्वाइट डिफरेंट है, जो कि नॉर्मली यूज किया जाता है।
नेक्स्ट फॉर्जिंग टेक्निक, जो प्रीवियस टाइम में, एंशियंट टाइम में फॉर्जिंग टेक्निक यूज होती थी, एंड सम ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो एक एक को हम लोग डिस्कस करते हैं। जो आउटर लेयर है वो मेसोवाइट लेयर है, मीन्स आयरन, ऑक्सीजन और H2O मिलके FeOOH या मेसोवाइट लेयर बना लेते हैं। ये लेयर कुछ नैनोमीटर तक की है, अप्रॉक्सीमेटली 50 से 600 नैनोमीटर की है, यानी इट्स अ क्रिस्टलाइन आयरन ऑक्सीहाइड्रोक्साइड। Basically this is the main region to protect this pillar from oxygen and moisture. And the best part is, if due to any reason it is not working or decomposed or fractured, it is self-healed or it will be self-created. ये first thing है। Another one is, इसके बाद जो सेकेंड लेयर है दैट इज़ मैग्नेटाइट, दैट इज़ आल्सो गिविंग एडवांटेज, जो कि इसका रीजन है। मैग्नेटाइट इज़ आल्सो नॉट वेरी रिएक्टिव। थर्ड, एंशिएंट फॉर्जिंग टेक्निक यूज की गई थी, मतलब छोटे छोटे लोहे के टुकड़े को मतलब हाथ से पीट के बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया गया था, जिसके कारण एक सिलिकेट की लेयर, आयरन के ऊपर सिलिकेट की लेयर बनी हुई है और इसकी प्रोटेक्शन का काम करती है। बिसाइड्स दैट, जो फास्फोरस की क्वांटिटी है इसमें वो रिलेटिवली हाई है। तो फास्फोरस क्या कर रहा है, making FePO4, which is also protecting it. So there is a layer of, normally क्या होता है, फास्फोरस की क्वांटिटी 0.005 रहती है, इसमें कितनी 0.25 है। So this is also protecting. And the next thing, the percentage of pure iron is 98%. जनरली क्या होता है कि और सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो हम लोहा इस्तेमाल करते हैं तो गैल्वनाइज्ड होके फिर कोरोजन का कारण बनते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्योरिटी का है। जो सल्फर की क्वांटिटी है दैट इज़ आल्सो क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर यूजिंग। मतलब सल्फर की क्वांटिटी लगभग 1/20 है जो कि हम नॉर्मली इस समय यूज करते हैं। तो सल्फर क्या करता है, मॉइस्चर के साथ मिलके H2SO4 बना देता है और वो उसको डिकम्पोज करेंगे। यहाँ पे सल्फर की क्वांटिटी बहुत कम है। सो द मेन रीजन इज मेसोवाइट लेयर एट आउटर सरफेस, मैग्नेटाइट इन द मिडल सरफेस, प्योर iron 98% has been used by forging technique, higher amount of phosphorus and very less amount of sulfur in this pillar. So this is the region for this one, and this tells that what they were aware from our ancestors कि जो मेटलर्जिकल एस्पेक्ट था उस समय, इवन आज से 1700-1800 साल पहले इंडिया में, वो कितना एक्सटेंसिवली उनको इस बात की नॉलेज थी। दिस टेल्स अस दैट हाउ द साइंस वाज एडवांस एट दैट एरा। ओके।